गया था और जिस परिस्थिति में गया था। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के प्रशासन ने और वहां के सीनियर अधिकारियों ने हमसे 30 तारीख का वादा किया कि आप 30 तारीख में चले जाइए, और जितने लोगों के साथ कल हम गए उतने लोगों के साथ जाने के लिए तो हमने 28 तारीख में भी उनसे कमिटमेंट किया कि आप अपने साथ इतने कम लोगों को ले चलो। और जाना इसलिए जरूरी था, और इतने दिन बाद क्यों जाना था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये घटना तो 8 तारीख में होगी है। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक वहां गए थे, मौके पे परिवार से मिलकर आए थे, अपनी बात रख के आए थे। लेकिन 4 दिन पहले, अब से 6 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैंने महसूस किया, ये पहली घटना नहीं है जहां उत्तराखंड में मैं गया हूं, अब से कुछ साल पहले भी मैं गया था। तो जब मैं वहां गया हूं तो मैंने ये महसूस किया है कि बहुत हालात नहीं बदले हैं। एक किस्सा हमारे साथी हैं, पुराने नेता रहे हैं, एहसान भाई, वो हमें सुनाते हैं कि एक बार उत्तराखंड में कुछ ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति को उसका मुंह काला करके गधे पे घुमाया गया था, और वो उस एरिया के बारे में कहा जाता है कि भाई वहां जो बहुसंख्यक लोग हैं वो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि रास्ते सीमित हैं। तो यहाँ का आदमी वहां जाता है तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो एहसान भाई जब वहां गए, वो बताते हैं जीप से गए थे तो उनकी जीप को घेर लिया गया। वो अधिकारियों के पास गए तो कोई अधिकारी भी तक के दफ्तरों पर भी ताला लगा हुआ था, और बड़ी मुश्किल से किस तरह से वो जान बचा के वहां से वापस आए। तो ये कड़वा अनुभव मेरे पास था पुराना। लेकिन मैं पहली 2 घटनाएं, जैसे नैनसोब में गया था और जहां एक छोटी बच्ची का रेप हुआ, और जो मुझे बताया गया उस समय, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा था, कि रेप के बाद वो जब बच्चे, वो माँ जो है अपनी बच्ची को लेके, उस शेरनी अपनी बच्ची को लेके जिसको दरिंदों ने नोच दिया था, वो आना चाहती थी अस्पताल, तो उसको आने नहीं दे रहे थे। उसके पीछे पीछे लग गए गाड़ी लेके, उसको रोक रहे थे, उसको किसी गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, और ऐसा 7-8 किलोमीटर तक हुआ। लेकिन वो बहादुर माँ, जिस जैसा मैंने माँ के बारे में जिक्र किया, वो शेरनी की तरह अपनी बच्ची को लेकर दौड़ती रही और वो दून हॉस्पिटल में आ गई। जब मुझे बताया गया तो मैं पहले बच्ची से मिला, फिर मैं उस जगह पर गया देखने के लिए कि भाई ये सब कैसे हुआ। और शायद उधर की तरफ मैं जाने वाला पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको देखने के लिए चारों तरफ लोग घरों पे खड़े थे, क्योंकि मीडिया ने मेरा जो नाम प्रचलित किया है, मैं तो चंद्रशेखर कहता हूँ, वो जो नाम प्रचलित किया है, तो वो देखने के लिए कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा लगता है देखने में, तो लोग खड़े हुए थे, मेरे आज भी याद है। फिर हम लोग गए जहां साथ में खाना खाने पे हत्या हुई थी, उस परिवार से मिलने के लिए। और एक बार मैं चंपावत गया था, पूरी रात का सफर करके हम लोग टनकपुर रुके और फिर हम लोग चंपावत गए। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं भावुक हुआ था उस छोटी बिटिया को देख के। वो फोटो अभी भी कहीं मिल जाएगी आपको, मेरे सोशल साइटों पे भी कहीं ना कहीं किसी और की मिल जाएगी, कि जब वो रो के मुझसे कहने लगी कि भैया हमारा क्या होगा, हम वहां अकेले रहते हैं, तो मेरे मन में घबराहट पैदा हुई थी और मैंने हाथ जोड़ के अधिकारियों से अपील की थी। तब मैं लोकसभा का मेंबर नहीं था, कि भाई इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। वहां के जिला अधिकारी एसएसपी ने मुझे भरोसा दिलाया था। तो मैं यहां क्यों गया, बेसिक इसका कारण ये था कि एक भीड़ खड़ी थी जो ये कह रही थी कि जो इनकी मदद करने आएगा बाहर से, हम उसके 100 टुकड़े करेंगे, और जो यहाँ का व्यक्ति भी इनकी मदद करेगा, हम उसके भी 100 टुकड़े कर देंगे। और अगर अपराधियों के पक्ष में पंचायत हो और भीड़ इकट्ठी हो जाए तो फिर भय पैदा होना स्वाभाविक है मेरे जैसे व्यक्ति के मन में, उन पीड़ित परिवारों के प्रति जिनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है। तो जब हमारी लीडरशिप ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि यार जाना चाहिए, वरना आप जानते हैं 2027 का जो चुनाव है 26 में होने की आशंका है, नवंबर में, और बहुत काम हम लोगों के ऊपर पेंडिंग है। और जो 2022 में हुआ, मैंने 22 में भी कहा था कि अगर नहीं बनाओगे ताकत तो फिर 5 साल जो जुल्म होगा, जितने लोगों की जान जाएंगी, जितने रेप होंगे, जितनी हत्याएं होंगी, जितनी
सरकारी नौकरी खत्म होंगी, जितनी गरीबों की जमीन छीनेगी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि आप पे ताकत बनाने का मौका लोकतंत्र में आएगा और आपको वोट से आजाद समाज पार्टी की ताकत बनानी। तो वो बिल्कुल मेरे सर पे है पूरा उत्तर प्रदेश, और मुझे वो दिख रहा है। मैं सो नहीं पा रहा हूं इस बात के साथ कि भाई लोगों की रक्षा करनी है, लोगों को ताकत देनी है, नौजवानों को रोजगार देना है, कक्षा 1 से 12 तक एजुकेशन फ्री करनी है और क्वालिटी एजुकेशन देनी है कि गरीब का बच्चा पढ़ के वो एक शानदार पद पे जाए और 40-50 हजार रुपए महीने कमा के इज्जत का जीवन जियो, अपने परिवार को दे। अच्छी हेल्थ व्यवस्था करनी है, और फिर पुरानी पेंशन और प्रमोशन एससी ओबीसी को, और मकान और तमाम तरह की जो चीजें, आशा आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार से पुलिस के भाइयों, सबके लिए वो दिमाग में मेरे 24 मतलब हर टाइम चलता ही रहता, तो नींद भी नहीं आती। लेकिन जब मैं सो भी जाता हूं तो वो महापुरुष जो है मेरे, वो मेरे सपने में आके मुझसे कहते हैं कि क्या ऐसे दौर में तुझे सोना चाहिए? अगर तू सो जाएगा तो ये काम कौन करेगा जो हमारा काम अधूरा पड़ा है? बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम जैसे महापुरुष जो है, उनके विचार, उनकी तस्वीरें मेरे दिमाग में आती है कि भाई बात तो सही है कि उन्होंने तो अपने 4-4 बच्चे खो दिए, जमीन में दफन हो गए उनके, उनकी पत्नी भी चली गई छोड़ के, उन्होंने काशीराम साहब ने विवाह नहीं करा, बहन की शादी हो, पिता की डेथ हो, वो घर नहीं लौटे, 1 गज जमीन नहीं ले गए। तो ये बातें मेरे दिमाग में आती हैं तत्काल। तो जब मैंने वीडियो देखी उन बहनों की, तो मुझे लगा कि भाई जाना चाहिए, जाना चाहिए, जरूरत है। तो 28 में मैं इसलिए गया। मुझे नहीं लगता था इतने दिन बाद कोई दिक्कत हो सकती है। कहते ना तत्काल प्रशासन कहता सर हम काम कर रहे हैं, काम कर, पहले भी मैंने मेरी बात हुई कि सर हम 1 हफ्ते का समय दी, तो मैंने 12-15 दिन इंतजार किया था, ठीक है भाई हो जाए। और जब मुझे घटना बताई गई कि उसके हाथ में कील ठोकी, उसके पैर में कील ठोकी, उसके गुप्तांग में जो है, जैसा परिवार ने बताया कि उसको गुप्तांग में कील ठोकी, और सिर्फ कील नहीं ठोकी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने वो जानवर की तरह मैंने वीडियो देखी जिस तरह उसको मारा गया है। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से देखी वो वीडियो, उसका मुंह काला करा गया है और जानवरों की तरह इतने मोटे डंडे से उसको मारा गया, उसके दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं। और उसके साथ जो लड़का था दूसरा, उसको भी मारा गया, उसका भी सर फटा यहां से, उसको भी ऐसे जानवर की तरह मारा गया। इसलिए फिर मेरे मन में हुई कि जाना चाहिए। और जब प्रशासन, पुलिस मुझे रोकने लगी, तो मेरे मन में और भय पैदा हो कि ऐसा क्या है यार कि भाई आप हमें रोक रहे हो और वहां इस तरह की बातें की जा रही है कि टुकड़े कर देंगे, कर देंगे। आपको तो चाहिए था कि आप वहां अच्छा माहौल बनाते और कमजोरों की सुरक्षा करते। ये कमजोरों की सुरक्षा के लिए तो तंत्र पूरा, अमीरों की सिर्फ अमीरों की सुरक्षा के लिए थोड़ी, तो कमजोरों की सुरक्षा का भी के लिए है तंत्र। तो तब मेरे मन में और जो है ये पैदा हुआ कि भाई जाना पड़ेगा। तो हमने ये किया कि 29 तारीख की रात को हम लोग निकलने का प्लान हमने बनाया कि अगर पुलिस सुबह रोकेगी, हालांकि कमिटमेंट उन्होंने किया है, तो हम रात को निकल जाते, सुबह दिन निकले हम लोग पहुंचेंगे जैसे जालोर वाले प्रखंड में गए थे, और चल भी दिए हम लोग। लेकिन फिर हम समझा कि हम संवैधानिक पद पे हैं और गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे और कल कोई बात हो जाए तो सब लोग कहेंगे कि आपको गैर जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत क्या थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम सुबह इंतजार करेंगे। और सुबह साथी आए और हम लोग निकले, फिर से वही बैरिकेटिंग और वो। लेकिन फिर अब वही है कि भाई रास्ता तो बनाना था, तो हमने रास्ता बना लिया। पूरी पुलिस को चकमा देके हम लोग निकल गए और पुलिस का इंतजार करते रहे, उनके सामने से निकल गए, उनको खबर मिलने लगी। जब निकल गए तो सीनियर अधिकारियों से बात हुई कि भाई आप, भाई मैंने कहा रुकेंगे तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कम संख्या में चले जाओ, तो हमने कहा ठीक है। तो कहा 5 गाड़ी तय हुई कि चले जाओ। उससे एक दिन पहले रात को एक अधिकारी से मेरी बात हुई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर उसने मुझे ऐसी बात बताई, जो देहरादून में बैठते हैं एक अधिकारी, कि 2 अधिकारी बैठे हैं यहाँ जिन्होंने ये कहा है ऑर्डर देके कि अगर भीम आर्मी के लोग सुबह आए तो उनको बिछा देना, उन पर इतनी लाठी बजाना कि वो लोग याद रखें। तो मैंने कहा भाई ये भी ठीक है, अब लाठी खाना लोकतंत्र में ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो पहले भी खाई है। मैं दोनों अधिकारियों के नाम भी जानता हूँ, उनको मेरी तरफ से निमंत्रण भी है कि लाठी पे तेल लगा के रखना, ये मौके मैं आपको बार बार दूंगा।
लेकिन विश्वास करना, अगर राजकाज बदल गया, जाने नहीं दूंगा, इसी राज्य में रखूंगा आपके अपने सामने ही, यही। और जो जहां जो हाथ आज लाठियों पे तेल लगा रहे हैं, कल हमारे लोगों के पैरों पे तेल लगाएंगे, याद रखना मेरी बात को। ये मेरा कमिटमेंट है आप दोनों से। आप सुनोगे मुझे, आपके चाहने वाले बता देंगे आपको, याद रखना मेरी बात। लाठी से क्या डरेंगे, गोली से तो नहीं डरे हम, लाठी से क्या डर जाएंगे, लाठी का डर होता तो हम जाते ही नहीं वहां, घर ही पड़ जाते। लेकिन अच्छा हुआ कि ये आपका चेहरा हमारे सामने आ गया। तो फिर हम लोग चले गए। फिर हमें रोक लिया गया, कहा कि साहब 3 गाड़ी से ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगी। तो हमने कहा यार ठीक है, परिवार से मिलने जाना, 3 ही गाड़ी सही। 3 गाड़ी लेके चले। ये भद्रकाली चौक था जो ये ऋषिकेश में, तो हम लोग फिर वहां चले गए। नरेंद्र डगा फिर से फोर्स लगी हुई है, और वो आईटीबीपी की एक पूरी कंपनी लगा रखी है। तो हमने पूछा, कहा कि साहब कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा भाई, क्यों कम करना पड़ेगा? कि नहीं साहब, इतने लोग, इतनी गाड़ी नहीं जाती। मैंने कितनी गाड़ी की साहब, एक आप चलो, अपने वाली गाड़ी ले चलो, बाकी पुलिस की गाड़ी। तो मैंने कहा यार भाई ये क्या बात है? मैंने कहा सुरक्षा के लोग कहाँ जाएंगे भाई? कि नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, हम लेके चलेंगे अपने साथ। तो मैंने कहा भाई ये तो सुरक्षा, मुझे गोली लगी है, इस वजह से मुझे सुरक्षा दी गई, साहब इसे छोड़ दो। तो मैंने कहा यार ये बड़ी कमाल के अधिकारी है, कि मतलब जिस आदमी पे वो इस तरह का माहौल है, और वो कह रहे हैं कि साहब हम लेके चलेंगे और अपनी सुरक्षा आप छोड़ दो। एक बात तो ये भी आई कि ऐसा तो नहीं कि ये ले जाके, जैसे पहले मैंने घटना का जिक्र किया, कि ले जाके वहां और भीड़ के बीच में मैं छोड़ दे और अपने आप निकल जाए। और कहें साहब बस अब क्या करते, संभाल नहीं पाए, हादसा हो गया और ये नुकसान हो गया और गाड़ी में आग लगा दी, मर गया, और ये सब चीजें। तो मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभव है। अब क्योंकि आदमी है, सोचना चाहिए चारों तरफ से। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इनका क्या हो जाए, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर ये बहाल हो जाएंगे, क्योंकि इनके बाप बैठे हुए ऊपर, जिनके इशारों पे लोग काम कर रहे हैं। ये संवैधानिक तरीके से तो काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भाई ठीक है। फिर ये हमने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है, 1 घंटा हम लोग उन पे करते हैं, अधिकारियों से बात कर लो, उनको समझाना, ये करना कि भाई कम से कम सुरक्षा गाड़ी के साथ एक गाड़ी सीनियर लोगों की चलने दो। तो हम में से एक बचेगा तो वो तो अपने लोगों को बता देगा कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, या वहां किस तरह की स्थिति थी, या कोई भी XYZ कोई बात हो जाए। हालांकि ये तो प्रकृति ने तय किया कि कौन कितने दिन जिएगा, ये तो पता नहीं है किसी को। हम लोग रोज प्लेन में उड़ते हैं, ट्रेन में, सड़क पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो भय भय तो नहीं है, ये बात तो आप जान लो, लेकिन सोचना चाहिए हर चीज के बारे में। तो मैंने साथियों से कहा कि भाई चलो, तो नहीं मानी पुलिस, तो हम पैदल चल दिए। और पैदल चले तो पैर का वो मांस फटा हुआ है, लेकिन फिर भी अब दिल में आंख है जाने की वहां। तो मैंने कहा भाई चलो। तो महापुरुषों का आशीर्वाद हुआ, कुदरत ने बारिश करा दी। और जब बारिश हुई तो फिर खूब जो है चलना हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथ चलने वाले, सुरक्षा के करने वाले भाइयों को, और मेरे तमाम उन साथियों को जो, और मेरे हमारी पार्टी संगठन के उन तमाम नेताओं को, जो उस भयंकर बारिश में भी पूरे भीगे कपड़ों में चलते रहे। और मैंने तो कपड़े भी बदल लिए बाद में गाड़ी में बैठ के, लेकिन उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले, बेचारे डटे रहे। कुछ ने कपड़े, 1-2 लोगों ने बदले, लेकिन मैं सुरक्षा वाले भाइयों को दिल से धन्यवाद करता हूं उनका, कि आपने, और जो पुलिस के भाई चल रहे थे उनका भी धन्यवाद करता हूं। उनकी मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि तो छोटे कर्मचारी हैं बेचारे, असल मालिक तो जहां बैठ के ऑर्डर कर रहे थे मैं जानता हूं। तो फिर हम वहां से चले, 8-7-8 किलोमीटर चले होंगे, तो फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, और हमारी पार्टी के जो लीडर्स है वहां, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि 80-90 किलोमीटर जाना और अभी बहुत समय लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, हम तो पहले चाहते थे, मगर यही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इन पे हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। खैर हम लोग गाड़ी से गए, लेकिन आप ये देखो हर जगह पे, वहां से उन्होंने 3 गाड़ी अलाउ की, लेकिन उसके हम 30 किलोमीटर गए बैरिकेडिंग, फिर वो गाड़ी रोक दी गई। कहीं से साथी पहले पहुंच गए होंगे, फिर और आगे बढ़े, चंबा पहुंचे, फिर वहां एक गाड़ी रोक दी गई, 2 गाड़ी बची। फिर उससे आगे बढ़े चंबा से, फिर एक गाड़ी कहीं से, अब साथी तो पहले से हम लोगों ने भी दिमाग लगा रखे हुए थे, फिर एक गाड़ी बढ़ाई, तो वो गाड़ी जो है लमगांव से पहले एक पुल पे, फिर वहां रोक दी गई। वकील्स भी रह गए सब लोग। अब हमने कहा कि यार जाने दो, जो होगा देखा, अब चलने दो, अब अंधेरा भी होने लगा, तो पहुंचना है लोगों के बीच में, अपने परिवार से मिलने। तो सब ऐसे करके हम लोग 6 बजे के करीब वहां पहुंचे। और आप विश्वास जानिए, एक सिंगल गाड़ी हमें एस्कॉर्ट कर रही थी। जो लोग हमसे कह रहे थे कि साहब आप अपनी सुरक्षा छोड़ दो,
और हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप सबके रहते वहां, वो मेरे वो भाई तो केतन बचा नहीं वहां, उसकी तो मार मार के हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी जब परिवार से मैं गया, मैं आगे आपको बता दूंगा। तो जब मैं वहां गया, इस बात को आप सुन लो, क्या रास्ता है शानदार जाने का उनके घर। पैडिया बनी हुई है और पत्थर पड़े हुए हैं, फिसल जाए तो आदमी खाई में जाके गिरे 200 फीट नीचे। और आप जब वीडियोज में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि साहब कैसा रास्ता है। तो मैं सर पे हाथ रख गया जाते जाते, उतरना भारी हो गया। मैंने अमित भाई से, भाटी जी से, कमल भाई से, हिमांशु भाई से, मैक भाई से कहा कि यार भाई राजन, ये तो बड़ा खराब रास्ता है यार, कैसे जाते होंगे लोग, कभी शादी ब्याह होते होंगे, कभी बीमार होता होगा आदमी, कैसे जाते होंगे यार, बड़ी चिंता का बात है। जानवरों की जैसी जिंदगी, ऐसा तो जानवरों का रास्ता भी नहीं होता भाई, ऐसे तो जानवर भी नहीं रहते जैसे जगह पे हमारे लोग रह रहे हैं। फिर भी चले गए, परिवार से मिले। वो छोटी बहनें जो हैं वो अपनी भावुकता न रोक पाई। जब आप समझते हैं कि भाई होने के नाते मुझे, मैं भी भावुक हुआ। फिर उनसे बात हुई, उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह फोन आया और वो रात में गया, और सुबह फोन आके उन्होंने बताया कि आपका लड़का कहाँ है। और फिर उन्होंने बताया कि जब वो गए वहां मौके पे, तो वो बिल्कुल लाश के रूप में था, उसको उठा के ले आए और फिर उसको अस्पताल ले जाते हुए उसकी, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, लेकिन उसकी जान चली गई, वो बचा नहीं। 17 साल के नहीं थे केतन। और प्रेम पे, प्रेम का क्या स्थिति है, और जोड़ी ऊपर बनती है नीचे बनती है, इसके बारे में आपसे पहले जिक्र कर चुका। यहाँ जातियां है, जोड़ी ऊपर ऊपर नहीं बनती, यहाँ नीचे ही बनती है। और फिर माँ बाप तय करते हैं, परिवार समाज तय करता है। और लड़का लड़की को तो अपनी आधार पे उठा भी ले तो वो भी परिवर्तन हो जाता है। ये भी सब सबके सामने, क्योंकि ये बड़ा स्वाभिमान और सामाजिक रूप से माना जाता है कि उनका अपमान हो जाता है। इस तरह से इसको कंसिडर किया जाता है समाज में, जातियों के आधार पर। और वही क्या करे, फिर समाज के लोग कहते हैं कि तुम्हारी लड़की इधर चली गई, तुम्हारा लड़का उधर चला गया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया। तो जो लोग समाज में रहते हैं और अपनी जरूरत से ज्यादा समाज को ज्यादा सर्वोपरि मानते हैं, वो बेचारे इन बातों को मानते भी। और ये होता है, ऑनर किलिंग वगैरह होती है। तो मैंने फिर वहां अधिकारियों से बात की, उनकी बात सुनने के बाद अधिकारियों से डिमांड करी। मैं आपके माध्यम से भी यहाँ से बता रहा हूँ, यूट्यूबर्स जो हमारे भाई हैं बहुजन मीडिया के, उन्होंने बड़ा साथ दिया, उन्होंने बहुत इस मामले को उठाया चलाया। मैं आपका आभारी हूँ। जिसमें मीडिया के साथी ने इस पूरे मामले को किया, उमेश भाई से लेकर, मैं सबका आभारी हूँ, पूरी अपनी उत्तराखंड की टीम का। और कल जो साथी गए, चाहे बिजनौर के हो, बिजनौर तो मेरा दिल है, और मेरा जिगर जो है वो मुजफ्फरनगर है। और शामली और सहारनपुर तो वो तो मेरा जो है ताज है सर का। हरिद्वार तो मैं कह ही नहीं सकता हरिद्वार के बाद। सब साथियों को, उत्तराखंड की पूरी टीम को और इन तमाम साथियों को धन्यवाद। तो जब मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें आरोपी को बचाया जा रहा है। दूसरा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। मैंने डीएमओ, रिकॉर्डिंग है, वो आ जाएगी आपके पास, मैं भिजवा दूंगा, देख लेना, मैं सोशल साइट पर भिजवा दूंगा कह के। ये मुकदमा जो है यहाँ जो है, इसमें ये फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई जांच हो, और ये मामला यहाँ से ट्रांसफर होकर कहीं ऐसी जगह जाए जहां इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके, सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके इसके साथ, क्योंकि वहां का तो हालात बहुत खराब है। वहां की जो एसएसपी और का टीम जिन्होंने अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, जहां तक अच्छा काम किया, लेकिन कुछ अच्छे काम नहीं हुए। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई इनको कृषि योग्य भूमि भी मिलनी चाहिए, ये परिवार अपने परिवार को जो है कृषि करके पाल सके, क्योंकि 17 साल का बच्चा चला गया, 1 साल बाद जवान हो बालिग हो जाता, पढ़ लिख के कल नौकरी रोजगार करता, तो हो सकता है दुनिया में क्या पता कितना अच्छा काम कर जाता, इनकी हालत ही बदल देता। तो कृषि योग्य जमीन भूमि मिलनी चाहिए, और इनको परिवार चाहता है कि यहाँ से इनको विस्थापित किया जाए, क्योंकि ये भय में है। और ये एक्ट कहता है, एसएसटी एक्ट ये बात कहता है कि अगर कोई पीड़ित है और उसको, पीड़ित को ये भय है कि इन इन लोगों से भय है, तो उनका विस्थापन वहां से होना चाहिए जिन लोगों से भय है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि उनको ना करो, क्योंकि उनकी बहुसंख्यक आबादी है, इनको यहाँ से विस्थापित कर दो, जिससे अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ सके, क्योंकि डर के साए में है। और इनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अगर वो बच्चा 20,000 रुपए महीने के कमाता बालिग होने के बाद, और 1 साल में 2,40,000 रुपए कमाता, और 30 साल भी परिवार की सेवा करता, तो
मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी रकम जो है परिवार के लिए तैयार हो जाती है और परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उनकी कुछ आवश्यकता पूर्ति होती है, उनके हालात बदलते हैं। तो ये डिमांड्स मैंने उनसे की। परिवार ने मुझे बताया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम खेत में जा रहे हैं तो हम पे टिप्पणियां की जा रही है, हमको डराया जा रहा है। हम बाजार में जा रहे हैं तो हम बाजार में गए, कल उस बिटिया ने बताया कि मैं एक अपनी छोटी बेटी को, बच्ची को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई, 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने मुझे बैठाने, वो जो ट्रेवलर्स चलते हैं जिससे कि यात्रा करते हैं, वो छोटी गाड़ियां, किसी ने मुझे बिठाया नहीं। और जो भी देख रहा था मैं घूर के, तो भैया हम तो भय में हैं। और उनकी 2 दुकानें हैं वहां उनके परिवार के लोगों की। वो कह रहे हैं कि जो जब हम जा रहे हैं तो हमारे सामने कोई मोटरसाइकिल कट मार के जा रहा है, कोई गाड़ी आके बिल्कुल हमारे सामने ब्रेक मार रही है। और आप खुद ही देखो जिस तरह की पंचायतें वहां हुई और जिस तरह की वीडियो वायरल हुई, और कोई कह रहा है टुकड़े कर देंगे, हालांकि वो टुकड़े गैंग कल था नहीं, गायब था वो टुकड़े गैंग। मैं तो वहां तोप नहीं लेके गया था, कोई फौज नहीं लेके गया था, आर्मी नहीं लेके गया था, मैं तो 8-10 लोग लेके गया था। तोप वो जो टुकड़े गैंग था वो बेचारा शायद किसी काम में बिजी होगा, वो कल मुझसे मिला नहीं। चैलेंज वैलेंज तो कर रहे थे, हालांकि मेरा उनसे कोई बैरी नहीं, लड़ाई नहीं है, मैं तो अपने लोगों के लिए गया था। अब हर आदमी के से इस तरह से वो कोई कुछ कहेगा उस पर टिप्पणी करेंगे, उससे उसको सीरियस लेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन उन परिवार को तो सुरक्षित माहौल महसूस कराना था। लेकिन पुलिस का जो लूप होल है उसको आप समझिए, पीड़ित के खिलाफ पंचायत होना एक बात, पीड़ित परिवार की मदद करने वालों को धमकी मिलना दूसरी बात, पीड़ित परिवार के गांव के बाहर एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाना तीसरी बात, गांव के बाहर डंडे लेके ट्रक खड़ा करके वीडियो बना के ये कहना कि यहाँ कोई आएगा उसको हम टुकड़े कर देंगे चौथी बात, इस तरह का माहौल बनना। फिर सामूहिक रूप से ये घोषणा करना कि जो इनकी मदद करेगा उसके हम टुकड़े कर देंगे 100 टुकड़े। स्पेशली भीम आर्मी को टारगेट करके भड़काना कि भाई भीम आर्मी के लोग यहाँ आएंगे तुम छोड़ेंगे नहीं। ये भी बहुत गलत है। और फिर उस परिवार का मैंने बताया जो बहिष्कार जैसी सिचुएशन आज हो रही है, तो वो सारी चीजें मुझे लगता था कि उनका उन पे काम होना बहुत जरूरी। तो मैंने अधिकारियों से कहा, डीएम से कहा, एसएसपी से कहा कि ये सब चीजें इनका, और सबसे बड़ी बात परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये 5-6 मांगे मैंने वहां रखी। मैंने उस परिवार बच्चे के परिवार से भी, जो दूसरा था डिमरी, आई थिंक उसका नाम है दिवाकर, आई थिंक दिवाकर डिमरी, उसके परिवार से मुलाकात की। मैं उससे मिलने में जाना चाहता था लेकिन परमिशन नहीं दी पुलिस ने कि साहब उधर नहीं जा सकते हैं, और आप उनके परिवार, उनके चाचा कुछ आई थिंक ताऊ थे कि उनसे ही मिल लीजिए। मैंने उसकी भी जानकारी ली। अब बड़ा सवाल ये है, मैं तो वहां से आ गया हूँ, परिवार ने इच्छा जाहिर की कि भैया आप यहाँ रात में रुक जाओ, लेकिन प्रशासन ने आग्रह किया कि साहब आप यहाँ रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और पता नहीं क्या दिक्कत होने वाली थी, मुझे तो नहीं पता है। मेरे 10 लोग रुकने से क्या हो जाती, लेकिन ऐसा थोड़ा ही कि मैं वहां रुक नहीं सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि अब दोबारा इस परिवार ने मुझे वीडियो बना के ये बता दिया, मैं नंबर भी दे के आया कि साहब हमारी हमें दिक्कत है, हमें कोई परेशानी है, हमें कोई डरा रहा है, हमारे खिलाफ पंचायत हो रही है। मैंने अधिकारियों से भी कहा, तो मैं इस बार अगर सड़क भी ब्लॉक हो जाएगी, जैसे पहाड़ का मलबा गिर जाता है बहुत, वो पूरा टिहरी डैम के ऊपर का रास्ता है, तो मैंने कहा चाहे मुझे हेलीकॉप्टर लेके आना पड़े किराए पे करके, चंदा करके अपने लोगों से कह के, लेकिन मैं आऊंगा। और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ का माहौल सही नहीं होगा, मैं यही रहूंगा। ये बात मैं उनको कह के आया हूँ। और ये मेरी बात को आप पॉलिटिकल बात मत समझना, ये मेरा वचन है। और मेरी उन बहनों को, उन भाइयों को, उसके पिता को केतन के, उसकी माँ को, उसकी दादी को, उसके बाबा को, वो बकरी वकरी पाल के अपना जीवन चलाते हैं। मेरे पास एक लिस्ट थी, अभी मेरे पास तत्काल है नहीं वो, जिसमें इसी तरह से 14 से ज्यादा हत्या जो है हुई है पिछले कुछ समय में। दलितों के ढोल बजाने से देवता आ जाते हैं, लेकिन दलित मंदिर में नहीं घुस सकता वहां। मैंने कितनी वीडियो सुनी वहां से आने के बाद, मेरे मन में बेचैनी पैदा हुई इनके हालात देख के कि आजादी के 75 साल बाद भी तो जानवर भी ऐसी जगह नहीं रहते जहां रह रहे हैं, और ये दिया है वहां की सरकारों ने। और जो भाईचारे की बात कर रहे थे, तो भाईचारा मैंने देखा कि आप तो उनको न्याय भी नहीं दिलाना चाहते। और परिवार ने मुझे बताया कि वो डेड बॉडी लेके बैठ रहे, कोई नहीं आया पूरे क्षेत्र। ये उनके स्टेटमेंट है कि किसी पार्टी का कोई नेता नहीं आया हमारे पास हमारा दर्द बांटने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। हमने सबको फोन किए, इवन बीजेपी, कांग्रेस और जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल, वहां सब लोगों को उन्होंने फोन किए, एक सिंगल आदमी नहीं आया उनकी मदद करने के लिए।
तब उन्होंने भीम आर्मी के लोगों को कॉल किया कि बॉस आपकी जरूरत है। और आज पहाड़ में भीम आर्मी के प्रति, आजाद समाज पार्टी के प्रति प्यार और विश्वास है। मैं इसके लिए भी आपका ऋणी हूं। लेकिन 2-3 बातें जो मैं आपको कह रहा हूं, ये पूरे उत्तराखंड के साथ ही सुन लें। ये जो डिमांड मैंने रखी है, ये विस्थापन से लेकर सारी जो डिमांड जो परिवार के लिए समाज ने रखी है, परिवार ने नहीं रखी, हमने रखी है, कि उनके परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, कि वो अपने परिवार को पाल सके, सम्मान के साथ अपने पैरों पे खड़े रह सके, अपनी लड़ाई लड़ सके। उनको कृषि योग्य भूमि मिलनी चाहिए, जिससे कि वो स्वाभिमान सम्मान के साथ अपने घर को चला सके। क्योंकि अभी 2 बच्चियां आई थिंक जिनकी शादी नहीं हुई, और एक छोटा बच्चा भी है, और दादा दादी है, और वो उसके पापा केतन की उसकी मम्मी, जो भी बहुत पीड़ा में है। दूसरा, उनको अगर वो विस्थापन चाहते हैं तो उनका विस्थापन हरिद्वार में हो या टिहरी में हो, सेफ जगह हो, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो हर समय, कि उनकी तरफ कोई आंख ना उठाए, क्योंकि बाजार भी जाएंगे, कहीं सामान लेने भी जाएंगे, उनसे वहां के जो इस तरह के अपराधी तत्व, उनसे मुझे अपेक्षा नहीं। फिर वो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, और मुख्य रूप से उसमें सीबीआई जांच हो। अगर ये सब चीजें नहीं होती, इसके लिए मैं आपको 8 दिन का समय देता हूं, प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी और आपके पीए साहब पवार साहब, और हमारे 2 महान अधिकारी जो हरिद्वार से गए, वहां बैठ के जो सब चीजें पटकथा लिख रहे थे, एक प्रशासनिक और एक पुलिस के अधिकारी, जिनको मेरा पुतला उतला जलाने बड़ा इंटरेस्ट है। पुतला उतला जलाने से नहीं मैं डरता भैया, खूब पुतले जलाओ। जंग छेड़ी आपने तो मुकाबला कर लेना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस परिवार को लेके देहरादून में धरने पे बैठूंगा, और अनिश्चितकालीन धरने बैठूंगा। ये बात है मेरी, धामी साहब, बड़े मेरा निवेदन आग्रह है, ये सुन लेना आप मेरी बात को, इसको और इसको सीरियसली लेना, इसको आप अन्यथा मत लेना। चाहे आपके आवास का घेराव करना पड़े, चाहे अनशन हो या कुछ भी हो, जब तक उस परिवार की मांग नहीं पूरी होगी। और ये बात इसलिए नहीं है, ये एक संदेश रहेगा उन लोगों को जो दोबारा इस तरह घटना करना चाहते हैं, कि दोबारा इस तरह घटना करने से पहले उन लोगों को वो 1000 बार सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे, और फिर उनको ये भी पता रहे कि इसका मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी से उनको करना पड़ेगा। ये तो मेरी आपसे डिमांड है उस परिवार के लिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये थी जो मैं आपसे कह रहा था, कि भाई ये तो सब चीजें बंद हो जाएगी अगर राजकाज बन जाएगा। जैसे बाबा साहब ने कहा ना, पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, आपकी सारी समस्याओं का हल सत्ता की चाबी है, और सत्ता आपके पास होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। सत्ता आपके पास होगी तो चीफ सेक्रेटरी आपका होगा, डीजीपी आपका होगा, मंत्री आपके होंगे, विधायक आपके होंगे, डीएम आपके हिसाब से लगेगा, एसएसपी आपके हिसाब लगेगा, गुलाम टाइप, आईजी टाइप जो लोग हैं वो आपके हिसाब के लगेंगे, डीआईजी, कमिश्नर, सीओ, एसपी, सब आपके कलम होगी, जिसको चाहे आप लगाइए, और फिर उस आदमी को लगाइए, वो किसी जाति धर्म का हो, जो न्याय प्रिय हो और वो जो कानून का पालन करा सके। और फिर अगर कोई अन्याय अत्याचार हो जाएगा तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, जैसे मुझे मुख्यमंत्री से अपील करनी पड़ रही है, आवेदन करना पड़ रहा है कि साहब इनकी पीड़ा सुन लीजिए। फिर ये नहीं करना पड़ेगा, तो एक कलम चलेगी, डीएम को आदेश आएंगे, डीएम कहा जाएगा, तो नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, और कोई पंचायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया गुंडा, तो चाहे कितना भी बड़ा क्यों सूरमा क्यों ना हो। तो पुलिस के आगे कोई सूरमा नहीं होता है। तो पुलिस को ईमानदारी से अगर कोई गलत काम कर रहा है, पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाए, तो फिर उसको पुलिस सबक सिखा देती है। हम तो न्यायपूर्ण काम करते हैं, पुलिस के लोग भी जानते हैं, उनके दिल, वो दिल से बता सकते हैं क्या हम गलत हैं, या उन्होंने जो किया सरकार के इशारे पे उन्होंने गलत किया। ये वो बेटर बात खुद ही जानते होंगे अधिकारी। अपने मन से पूछो, शपथ याद करते हुए, जब आपने शपथ ली थी, जब आपने आईपीएस और आईएएस की कुर्सी के लिए शपथ लिया, या सिविल सर्विस आपने पास किया और ट्रेनिंग किया, शपथ लिया आपने कि भाई हम विधि के अनुरूप सबके साथ न्याय करेंगे, तो क्या वास्तविकता में न्याय कर रहे हैं? कल मैंने अपने जीवन में पहली बार अधिकारियों पे इतना दबाव देखा कि वो मन से अगर कुछ करना भी चाहते तो कर नहीं पा रहे। अब बात मैं
दो महान अधिकारियों के लिए और अपने मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो पुलिस करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वो सरकार के आदेश पे करता है, सरकार ही मालिक होती है। तो जो शर्ट कपड़े आपने मेरे फाड़े हैं ना, वो ठीक है, वही आप ताकत में हैं तो आप कपड़े फाड़ सकते हैं, इसको कौन रोक सकता है? आप मालिक हैं, सरकार में हैं, कपड़े भी फटवा सकते हैं, डंडे भी लगवा सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, रास्ता भी रुकवा सकते हैं। और जो मुझे बारिश में चलना पड़ा वो मेरा काम है, क्योंकि मुझे जो है मुझे इन लोगों ने भेजा है चुनकर, और मुझे तनख्वाह मिलती है इन लोगों के लिए, इनका काम करने के लिए। लेकिन आपने जो मुझे कपड़े बदलने के लिए मजबूर किया ना, मैं आपको वादा करके कहता हूं आज कि दिन बदलेंगे। आप हमारे कपड़े बदलवाओगे, हम आपकी सरकार बदल देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। और जिन लोगों ने मुझे देखा है पिछले 2 दिन में, 28 और 30 में, और मैंने उनकी आंखों में जो दर्द देखा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही आपकी पार्टी पुरानी, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जैसा कार्यकर्ता आपके पास नहीं है, किसी भी पार्टी के पास नहीं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इतना बहादुर, इतना संघर्षशील, जो 400 पुलिस वालों से अगर 10 लोग लड़ जाए तो आप ये समझ लेना कि वो स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो जो अपमान आपने हमारे संगठन का, क्या कहा आपने कि बिछा दो, बिछा दो, बिछा सकते हैं, आपके पास ताकत है, लेकिन अगर हमारे लोगों ने ताकत दे दी तो बिछाना किसे कहते हैं, इसका विश्वास, इसका अनुभव हम आप लोगों को जरूर कराएंगे। तो भूखा तो रह सकता हूं भाई मैं, अपमानित होकर नहीं रह सकता। मेरे इतने दिन के जीवन में पहली बार, जब मैं सांसद भी नहीं था और सांसद बना, उसके बाद पहली बार मैंने पुलिस को इतना मजबूर देखा आपके इशारे पे। मैं आपके सम्मान को भूलूंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। और आपका कोई चहिता हो, आपका कोई अनुभवी व्यक्ति हो जो आपको जानता हो और मुझे भी जानता हो, पूछ लेना आप, कि मैं वादे झूठे नहीं करता हूं, पक्के करता हूं। बात अगर मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने मेरे भाइयों पे डंडे चला दिए मेरे सामने, तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। आपके डंडों का जवाब मेरे लोग वोट से देंगे, और इतनी धीरे से देंगे कि ऐसी चोट लगेगी आपको कि डंडे की चोट के निशान होते हैं, इस चोट के निशान बहुत दूर से लगेंगे आपके ऊपर, आप देखना मेरी बात। मैं कल रात से, जब से परिवार से मिल गया था, उनके आंसू देख मैं तड़प रहा था कि मैं जल्दी से बात करूं लोगों से, अपने साथियों से बात करूं। सोया नहीं मैं रात से, मेरी आंखें देख रहे हो आप मुख्यमंत्री जी, ये जो रेडी आंखें देख रहे हो ना आप मेरी, ये इस बात की निशानी, रात में 3:30 बजे पहुंचा था, 9:15 बजे चला था, मैं 3:30 बजे पहुंचा था। तो मैंने अपने साथ रहने वाले भाइयों को भी नहीं बताया कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, इसलिए क्योंकि वहां मेरे लोगों के हालात अच्छे नहीं है और मुझे उनकी चिंता है। पहाड़ में रहने वाले मैं हर एक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं सब घटनाओं पे नहीं जा पाता, यहां भी एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया है गाजियाबाद के पास, मेरे पास जानकारी आई थी अभी शाम को, मैं इस पर भी करूंगा ट्वीट जो है।
अधिकारियों से बात करूं। मुस्लिम समाज का बच्चा है। मुजफ्फरनगर में भी एक खबर आई है कि एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ रेप हुआ है। हरदोई में भी एक रेप की घटना मेरे सामने आई। मैं अकेला कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जहाँ अन्याय हो और लगे कि कोई मदद नहीं कर रहा, वहां जाना चाहिए। लेकिन अब मैं पता करूंगा जहां जहां मैं जल्दी वापस लौटूंगा एक काम से, और जहां जहां इस तरह के अन्याय हुए काम छोड़ के जाऊंगा उन परिवारों की मदद करने के लिए। आज भी कहीं एक घटना हुई थी, मैंने वीडियो कॉल पर बात की थी। पीके सागर और जंग बहादुर ने बात कराई थी। हाँ, चिल्लू पार गोरखपुर में थी, जहाँ एक लड़के की हत्या हो गई। उसको मारा था, उसकी जान चली गई। मैं सुबह से शाम तक सैकड़ों ऐसे मामले देखता हूँ। इस पुलिस का, इस कानून व्यवस्था का क्या करें हम लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। अभी भी कहा टीचर्स के गए 15 दिन आपको मेहनत करनी है। और यही वो टीचर है जिनको जो है पुरानी पेंशन की जरूरत है। इनको पुरानी पेंशन भी दे दो, इनसे मेहनत तो करा रहे हो आप। और अभी आपके यहाँ वो बहुत चढ़ावा चोरी का वो चल रहा है, तो एक अयोध्या फाइल्स भी बननी चाहिए। जिन लोगों ने कश्मीर फाइल्स और तमाम फाइल्स और ये सब चीजें बनाई है, तो मैं कहूंगा कि एक अयोध्या फाइल्स भी बननी चाहिए, जिसमें अयोध्या में राम के नाम पे जो लूट और डकैती आप लोगों ने डाली वो भी सामने आनी चाहिए। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं इस बात के साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की उन 4 लाइनों के साथ कि इन त्रासदियों को अभी ना जाने कितने दिन सहना है। इन त्रासदियों को अभी ना जाने कितने दिन सहना है। लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और ये मैं है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, आपका परिवार, जो हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। 8 दिन का समय मैंने दिया है मेरे उत्तराखंड के साथियों, उत्तराखंड की सरकार को उस परिवार की मांगों मानने के लिए। उसके बाद मैं तारीख बता दूंगा और मैं स्वयं बैठूंगा आंदोलन में। ये बात भी आपको बताना चाहता हूं और सब लोगों को इनवाइट करूंगा, अपने साथियों को, आकर वो हमारा हौसला बढ़ाए उस आंदोलन को मजबूती लड़ने के लिए, सरकार से मांगे बनवाने के लिए। और जो अनुसूचित जाति समाज की, पिछड़े समाज की जो वहां, या जो मुस्लिम समाज, जो भी कमजोर पीड़ित समाज है वहां, किसी भी जाति धर्म का, अगर उनसे जुड़ी कोई बात मेरे सामने आएगी तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन पहाड़ का जीवन थोड़ा कठिन है, तो सरकारों को उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर गैरसैंण वहां राजधानी बन जाती तो आई थिंक उधर के लोगों के का विकास ज्यादा होता। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। और जो प्लेन के क्षेत्र के लोग हैं, देहरादून, विकास नगर, हरपटपुर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जसपुर, बाजपुर, इन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उनको आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर ताकत बनानी चाहिए, जिससे कि आपकी आवाज बहुत मजबूती से उठे और आपकी आवाज को सरकार को सुनना पड़े। आपने मुझे सुना, आपका मैं आभारी हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं उत्तराखंड के साथियों से, वो चैन से ना बैठे, बहुत मेहनत करें, घर घर जाके मेरी बात को पहुंचाएं और एक मौका आजाद समाज पार्टी को मिले, इसके लिए भी कोशिश करें, लोगों से अपील करें। और किसी के आक्रोश में ना आए। कोई चंद लोग खड़े होकर कोई आपको उकसाने का प्रयास, उकसाना, हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर किससे वादा करेंगे या किसने उधार अगर रखा है हम पे, तो उसका उधार चुकाएंगे जरूर। उधार किसी का छोड़ा नहीं करते हैं। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। मगर मैं अपील करता हूं कि आप काम करें। यूपी के साथियों से भी अपील करता हूं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के साथियों से भी, बिहार, झारखंड, दिल्ली के साथियों से भी, हरियाणा के साथियों से, पंजाब, काम करो। ये न्याय तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप राजकाज में नहीं आओगे। जब कलम की ताकत आपके हाथ में होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की तरफ आंख उठा दे, किसी की बेटी की तरफ, किसी के बेटे की तरफ, किसी की जमीन पे, किसी के स्वाभिमान सम्मान पे कोई किसका बहिष्कार दे। ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, फूले साहू की बात को नहीं माना, काशीराम जी की बात को नहीं माना, इसलिए हमें खमियाजा उठाना पड़ा। मैं तो जब तक हूं मैं लड़ता रहूंगा, इस बात को आप याद रखना। मैंने कल उन परिवार से भी कहा था कि मेरी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है, और मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके साथ खड़ा हूं। सब जगह नहीं पहुंच पाता क्योंकि आपकी शक्ति बनानी, वरना 5 साल फिर इस अन्याय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए कुछ दिन का समय दीजिए। नगीना के साथियों से भी मैंने कहा है कि मुझे बस इस चुनाव तक का समय दीजिए, 2027 तक का, जिससे कि मैं आपकी और ताकत बना सकूं। और जो
विकास कार्य मुझे अपने क्षेत्र में कराने जो निधि के कारण नहीं करा पा रहा हूं मैं, क्योंकि वो कम है और काम ज्यादा है, उसको हम लोग और तेजी से करा सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। और मैं अपने मिशन 78 के भाइयों से भी कहूंगा, जो उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी, उनसे भी कहूंगा कि मिशन 78 से जरूर जुड़े, जिससे हम वहां से आपसे जुड़े रह सकें। और जो यूपी में काम कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, हमारे लीगल सेल, हमारे किसान भाईचारा और तमाम भाईचारा संगठन जो हैं, उन सबको धन्यवाद। और आपने जिस तरह का सहयोग किया इस आंदोलन में, उसके लिए आपके लिए आभारी हूँ। लेकिन कमर कस के रहना, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं है, तो शुरू हुई। हम उनको लीगल के लिए भी मदद करेंगे, अगर हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो हम लोग अपने अच्छे एडवोकेट लगाएंगे। इस बात का भी मैं उन परिवारों से कह के आया, हम उनके साथ हैं, हम हर पीड़ित के साथ हैं, हर बहुजन समाज के साथ खड़े हैं, उनके पहरेदार बनकर। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सबके लिए मंगल कामनाएं।